Bismillahirrahmanirrahim. Today's lecture is related to operator overloading. The basic concept of overloading is same that we have already studied when we talk about function overloading and method overloading. Overloading का basic concept वही है, बस हम फीचर चेंज कर रहे हैं. अगर आप फंक्शंस को ओवरलोड कर रहे होते, फंक्शन का नाम सेम है, उसके डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स है, डेटा मेथड ओवरलोडिंग. आप फंक्शन की जगह किसी ऑपरेटर को यूज करें. ऑपरेटर हमारे पास बहुत सारे तरीके के मैथमेटिकल, हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, हमारे पास बूलियन ऑपरेटर्स होते हैं. तो ये तमाम ऑपरेटर्स की अपनी पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी है. अगर हम उसका फंक्शन चेंज करना चाहें, वी कैन डू दैट, एंड दैट इज नोन एज द ओवरलोडिंग. क्योंकि ऑपरेटर का नाम वही रहेगा, प्लस प्लस ही रहेगा, लेकिन वो काम दूसरा कर रहा होगा. तो दैट इज यू हैव ओवरलोडेड द ऑपरेटर. The following are the topics that we are going to cover in our this lecture. Adding meanings to operator, basically the definition of operator overloading, its syntax, overloading arithmetic operators, how can you define operator outside the function. जब आप क्लास के बाहर खड़े हुए हो, क्लास से बाहर किस तरीके से डिफाइन करेंगे, क्लास के अंदर कैसे डिफाइन करेंगे ऑपरेटर को. ऑपरेटर ओवरलोडिंग, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स. शॉर्ट हैंड का कॉन्सेप्ट है हमें. शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स आर बेसिकली क्विक ऑपरेटर्स होते हैं, जिनको हम लैंग्वेज में या C++ लैंग्वेज में हम उसको कंपाउंड ऑपरेटर्स कह रहे होते हैं. जैसे कि प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, ये एक ऑपरेटर सिंगल, ये एक ऑपरेटर. प्लस इक्वल्स टू इज अ सिंगल ऑपरेटर, बट सिंस इट इज परफॉर्मिंग मोर देन वन फंक्शंस एट अ सेम टाइम, तो हमने इसको कंपाउंड ऑपरेटर कह दिया. इनको हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स भी कहते हैं. उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कि हमारे पास जो यूनेरी ऑपरेटर्स होते हैं, यानी कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, प्रीफिक्स फॉर्म में किस तरीके से होगा. इसके साथ ही हम उसका पोस्टफिक्स फॉर्म्स भी देख लेंगे. और हम ये हमारे कुछ टॉपिक्स है जो हमें कवर करने. तो आज का जो लेक्चर है वो हम फर्स्ट 3 टॉपिक्स पे लिमिट रखेंगे. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इट्स सिंटैक्स, एंड वन एग्जांपल प्रोग्राम, हाउ कैन वी ओवरलोड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. C++ operators can be given new meanings when applied to user-defined data types. User-defined data types वो data types होती हैं जो यूजर खुद बता रहा होता है. इसकी एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है क्लास. हम क्लास जो डिफाइन कर रहे होते हैं, बेसिकली वो सिंगल एक डेटा टाइप है जिसमें हमने बिल्ट इन डेटा टाइप्स यूज किए हुए होते हैं. इंटीजर भी लिया हुआ होता है, उसमें हमने चार भी लिया हुआ होता है, फ्लोट भी लिया हुआ होता है, स्ट्रिंग्स भी लिए हुए होते हैं. तो जो हमारी अपनी डेटा टाइप हमने डिफाइन की है, दैट इज क्लास. क्लास हमने नाम रख दिया स्टूडेंट. अब स्टूडेंट का हमने रोल नंबर भी ले लिया एज इंटीजर, हमने यूजर की उस स्टूडेंट का नाम ले लिया एज स्ट्रिंग, उसी में सेक्शन भी ले लिया एज करेक्टर. स्टूडेंट का हमने परसेंटेज ले लिया एज फ्लोट डेटा पॉइंट. ठीक है, तो वो हमारी अपनी डिफाइन करता एक डेटा टाइप है जिसका नाम स्टूडेंट है. तो ऐसे तमाम क्लासेस या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स को हम C++ ऑपरेटर्स यूज करते हुए उनको न्यू मीनिंग्स या रीडिफाइन कर सकते हैं. करने के लिए द कीवर्ड ऑपरेटर इज यूज्ड. ऑपरेटर कीवर्ड है. C++ की जो अपनी कंपाइलर डायरेक्टरी है उसमें ये वर्ड मौजूद है, तो यू कैन नॉट यूज एज अ वेरिएबल. ये जैसे आप ऑपरेटर लिखेंगे, कंपाइलर को पता चल जाएगा कि ऑपरेटर को ओवरलोड करना है. यानी ऑपरेटर के बाद जो भी आपने ऑपरेटर दिया हुआ है, ये वर्ड लिखने के बाद, ऑपरेटर लिखने के बाद अगर आपने इसके साथ प्लस साइन लगा दिया है, तो इसका मतलब है जब भी प्लस साइन होगा मुझे काम ये करना है. क्या काम करना है वो यूजर बताएगा. ठीक है, तो कंपाइलर को आपने ऑपरेटर से ये बता दिया कि जो तुम्हारी डायरेक्टरी में प्लस का मतलब है वो काम नहीं करना है, जो मैं आगे डिफाइन करूंगा, जो यूजर आगे डिफाइन करेगा, वो काम करना है. The keyword operator is used to overload an operator, and the resulting operator will adopt the meaning supplied by the programmer. ऑपरेटर जैसे हम वर्ड यूज करेंगे तो बेसिकली हम ओवरलोडिंग करवा रहे हैं ऑपरेटर की, और उसके बाद उससे काम क्या करवाना है वो हम प्रोग्रामिंग में उसको बताएंगे. क्या तरीका है बताने का, क्या तरीका है ओवरलोड करने का, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे जब हम इसका सिंटैक्स पढ़ेंगे. If you find yourself limited by the way the C++ operator works, you can change them to do whatever you want. अगर आपको ये लग रहा है कि मैं इसके जो अपने ऑपरेटर है जैसे प्लस है, ये मेरे कोडिंग को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं काम ये कर रही हूँ कि A+B कर दो, A मेरे पास एक इंटीजर है और B भी मेरे पास इंटीजर है,
तब तो कंपाइलर प्लस कर रहा है, लेकिन अगर ए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और बी भी मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है तब वो प्लस नहीं कर रहा। यानी वो इंटीजर्स को तो ऐड कर रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट्स को आपस में ऐड नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है प्लस का काम मेरी कोडिंग को लिमिट कर रहा है। जब मैं उसको इंटीजर दे रही हूँ प्लस करने के लिए, वो काम बड़ा खुशी खुशी कर रहा है। फ्लोट को कह रही हूँ कि ऐड कर दो, वो ऐड कर रहा है फ्लोट को। लेकिन जब मैं कह रही हूँ कि इन दो ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी इंटीजर है, अब तुम इन ऑब्जेक्ट्स को आपस में ऐड कर दो, तो वो ऑब्जेक्ट्स ऐड नहीं कर रहा। तो मैं ये चाह रही हूँ कि सिर्फ एक डेटा टाइप पे, सिर्फ इंटीजर पे लिमिट ना रहे, मेरे ऑब्जेक्ट को भी ऐड करे, वो पूरे ऑब्जेक्ट को आपस में ऐड कर दे। तो मेरे पास ये कॉन्सेप्ट है कि मैं उस ऑपरेटर के फंक्शन को ओवरलोड कर दूं, उस ऑपरेटर के काम को मैं ओवरलोड कर दूं। ठीक है, तो यू कैन चेंज देम टू डू व्हाट एवर यू वांट बाय यूजिंग क्लासेस टू क्रिएट न्यू काइंड्स ऑफ वेरिएबल। क्लासेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी मर्जी के वेरिएबल्स डिफाइन करने के लिए, एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग टू क्रिएट न्यू डेफिनेशंस ऑफ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं और अपनी मर्जी का काम करवा रहे हैं। वेरिएबल्स आप अपनी मर्जी के बना रहे हैं, काम आप अपनी मर्जी का करवा रहे हैं। So by this way, basically, you are extending C++ to be in many ways a new language of your own design. आप अपनी मतलब की लैंग्वेज डिजाइन कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा फीचर है कि आपने इसके सिंपल सिंटैक्स को यूज करते हुए आप अपनी मर्जी के वेरिएबल्स बना रहे हैं, अपनी मर्जी का काम करवा रहे हैं, एंड यू आर एक्सटेंडिंग द लैंग्वेज. You can redefine or overload most of the built-in operators available in C++. C++ के बहुत सारे built-in operators हैं, आप उसको अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं, अपने हिसाब से न्यू डेफिनेशंस दे सकते हैं. built-in ऑपरेटर भी एज ए यूज कर सकते हैं, बने बनाए ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो कुछ कोडिंग में आपको लिमिट कर रहे हैं, तो लिमिटेशंस हटाने के लिए आप उसको रीडिफाइन भी कर सकते हैं. Now coming towards the syntax of the operator overloading. This is the general syntax. फिर हम इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं. जनरल सिंटैक्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव द रिटर्न टाइप. रिटर्न टाइप अगर इंट है तो इंट देंगे, फ्लोट है तो फ्लोट देंगे. अगर आप क्लास पूरी की पूरी रिटर्न करवाना चाह रहे हैं, अगर आप एक वेरिएबल रिटर्न करवाते हैं तो आप इंट लिख देते हैं. अगर आप एक कैरेक्टर रिटर्न करवा रहे होते तो आप 4 लिख देते हैं. आप चाह रहे हैं मेरी पूरी क्लास रिटर्न हो जाए, तो आप क्लास का नाम भी दे सकते हैं, तो क्लास को भी आप रिटर्न करवा सकते हैं. और रिटर्न टाइप में अगर आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी है, तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे void, VOIDE, यानी कि नो रिटर्न टाइप. यानी कुछ ना कुछ यहाँ लिखना लाजमी है. अगर कुछ रिटर्न करवा रहे हैं तो उसके टाइप लिखेंगे, अगर कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहे हैं तो void लिखेंगे, VOID. ठीक है, ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे इसको, कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप होना चाहिए. दिस इज पार्ट ऑफ सिंटैक्स. Then class name. If you are defining the syntax, if you are overloading the operator outside the class, तो class का name बताना होता है. हमेशा याद रखें, अगर आप फंक्शन, जैसे हमने फंक्शंस पढ़े हुए थे, अगर फंक्शंस आप क्लास के अंदर डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो आप फंक्शन को बिल्कुल कोई क्लास देने की आपको जरूरत नहीं है. आपने फंक्शन लिखा void get data और काम शुरू कर दिया get data से रिलेटेड, आपने कोई क्लास नहीं बताई होती. अगर आप क्लास के बाहर खड़े होकर यही काम कर रहे होते हैं तो आप लिखते हैं void कैलकुलेटर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर गेट डेटा. वही फंक्शन जब बाहर डिफाइन करते हैं तो फिर आप क्लास को रिफर कर रहे होते हैं और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर भी यूज करते हैं. मैं यहाँ टाइप कर रही हूँ, लेकिन ये ऑपरेटर के लिए टाइप नहीं कर रही हूँ, मैं फंक्शन के लिए टाइप कर रही हूँ. अगर आप क्लास के अंदर होते हैं तो आपने ये लिखा फंक्शन गेट डेटा और उसके बाद आपने cin कमांड यूज कर लिया, जो भी आपको काम करना था, यूजर से आपने डेटा ले लिया गेट डेटा करके. अगर मैं क्लास के बाहर इसको डिफाइन करूंगी तो फिर मैं क्लास लिखूंगी, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर डालूंगी, अब मैं फंक्शन का नाम लिखूंगी और उसके बाद जो भी इसका काम करवाना है वो. तो ये हमेशा याद रखिए, व्हेन यू आर डूइंग एनीथिंग विद इन द क्लास यू डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई द क्लास नेम, बट इफ यू आर डूइंग द सेम वर्क सिटिंग आउटसाइड द क्लास तो आपको बताना होगा कि मैं कैलकुलेटर वाली क्लास के लिए गेट डेटा फंक्शन को डिफाइन कर रही हूँ. और क्लास बताने का तरीका ये होता है कि यू हैव टू गिव द क्लास नेम फॉलोड बाय द स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर. ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट, यही सिंटैक्स ओवरलोडिंग के लिए भी है. जब आप ऑपरेटर को ओवरलोड करें तो आपको बाहर खड़े होकर क्लास का नाम देना होगा,
लाजमी जिस भी क्लास को आपको ऑपरेट करवाना है उसके साथ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर आएगा। अब ज़रा हम फंक्शन ओवरलोड नहीं कर रहे हैं, हम ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं, तो ऑपरेटर कीवर्ड आएगा। और उसके बाद में प्लस को कर रही हूँ, कैलकुलेटर के बाहर खड़े होके, कैलकुलेटर की क्लास के बाहर खड़े होके अब मैं कह रही हूँ कि प्लस का काम ये है, तो प्लस को चूंकि मुझे करना है तो प्लस ऑपरेटर आ जाएगा। जो भी काम करवाना है, अगर फंक्शन पास कराना होगा, पैरामीटर ऑब्जेक्ट वगैरह, तो ये, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं यहाँ पे वापस सिंटैक्स पे। तो हम क्लास के बाहर खड़े हुए हैं तब ये है, अगर हम क्लास के अंदर ही ओवरलोड कर रहे हैं तो ना मैं क्लास नेम लिखूंगी ना मैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लिखूंगी। ठीक है, बहरहाल अभी हम क्लास के बाहर खड़े हुए हैं, जनरल सिंटैक्स पढ़ रहे हैं। तो जनरल सिंटैक्स क्या हो गया, सबसे पहले यू हैव टू राइट द रिटर्न टाइप, देन द क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, देन यू हैव टू यूज द कीवर्ड ऑपरेटर। ठीक है, ये एज इट इज आ जाएगा, सिंटैक्स का पार्ट है। स्पेस दिया आपने, उसके बाद जो भी ऑपरेटर पे काम करवाना है, जिसको भी आपको ओवरलोड करना है, उसका सैंपल आपने टाइप कर दिया। इस वक्त हमने रखा हुआ है प्लस, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये सिंटैक्स का पार्ट है। इसके अंदर ऑप्शनल है आर्गुमेंट लिस्ट। अगर आपको पैरामीटर पास करवाने हैं तो आप बिल्कुल पैरामीटर डालेंगे, इसमें आर्गुमेंट पास करवाएंगे। अगर आपको नहीं करवाना है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, बट राउंड ब्रैकेट्स मस्ट बी देयर। ठीक है, ये अंदर ब्लैंक रह जाएगा। लिस्ट का मतलब ये है एक भी पास करवा सकते हैं और मोर देन वन भी पास करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो भी आपको काम करवाना है फंक्शन बॉडी में, वो आपने यहाँ पे जो है वो स्पेसिफाई कर दिया, उसका कोड कर दिया। कोडिंग के लिए जरूरी है कि आप कर्ली ब्रैकेट्स यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल यहाँ पे भी लिखी हुई है, void distance is the class name, scope resolution operator, the keyword operator, plus कोई भी ऑपरेटर हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, माइनस माइनस भी हो सकता है, यूनरी बाइनरी टर्नरी कोई भी ऑपरेटर्स हो सकते हैं, एंड डिस्टेंस d2। अब हमने पैरामीटर पास करवाया है। जब मैं ऑब्जेक्ट पास करवाऊंगी तो मेरे पास ये तरीका होता है कि ऑब्जेक्ट का नेम, किस क्लास से वो ऑब्जेक्ट बिलोंग कर रहा है, उस क्लास का नाम। ठीक है, और अगर मैं वेरिएबल पास करवाऊंगी, सिंगल एक वेरिएबल, तो क्या तरीका हो जाएगा, वेरिएबल का नाम x और वेरिएबल से पहले उसकी डेटा टाइप। तो क्या मतलब हुआ कि अगर मुझे सिंगल वेरिएबल करना है तो उसकी डेटा टाइप और उसका नाम, अगर मुझे पूरा ऑब्जेक्ट पास करवाना है तो क्लास का नाम, क्लास नेम along with that particular object, और अगर मुझे दो आर्गुमेंट पास करवाने हैं तो दोनों की डेटा टाइप, दोनों के वेरिएबल, और अगर मुझे दो ऑब्जेक्ट्स पास करवाने हैं, डिस्टेंस d3। तो ये लिस्ट हो सकती है जितने भी आपको डालने हैं, सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, और उसके बाद जो भी हमें अंदर कोड करने हैं वो कोडिंग आ जाएगी। अगर मैं क्लास के अंदर ड्राइव करूंगी तो ये सिंटैक्स इसमें से ये हटा दूंगी मैं, ये वाला जो सिंटैक्स है विद इन क्लास। ठीक है, तो ये हमने सिंटैक्स को पढ़ लिया। क्लास के अंदर खड़े होंगे तो कैसे काम करेंगे, क्लास के बाहर खड़े होंगे तो कैसे काम करेंगे, आर्गुमेंट पास करवाना है तो क्या चीज चेंज होगी, कहाँ पे मॉडिफिकेशन होगी, विद इन द राउंड ब्रैकेट्स मॉडिफिकेशंस होंगी। और अगर मुझे रिटर्न टाइप देना है तो फिर वहां पे रिटर्न टाइप आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्लास आपके पास एक एग्जाम्पल कोड है जिसमें हमने अभी किसी किस्म का कोई ऑपरेटर ओवरलोड नहीं किया है। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट सा कोड है। ऑपरेटर को ओवरलोड अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। ठीक है, पहले आप कोड समझ लें कि हमने काम क्या करना चाह रहे हैं, फिर हम ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे। हम ये भी देखेंगे इसमें, हम बेसिकली इसमें ये भी देखेंगे कि हमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग की जरूरत पड़ क्यों रही है। क्या ऐसी बात है कि C++ काम नहीं कर पा रहा है, कंपाइलर काम नहीं कर पा रहा है और हमें वो चीज उसको बतानी पड़ रही है, क्यों, व्हाई डू वी नीड दिस एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग। स्लाइड नंबर 5 पे जो आपको प्रोग्राम नजर आ रहा है, क्लास बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है। ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं ताकि हमें समझ आए कि हमें करना क्या है। एक क्लास हमने बनाई हुई है वेट के नाम से, इसके ऊपर यकीनन डायरेक्टरीज इंक्लूड की हुई होंगी हमने। ठीक है, तो ये सिर्फ चंक है कोड का, कंप्लीट कोड नहीं है।
एक क्लास हमने बनाई है वेट के नाम से, ये नोट भी करते जाइए अपने पास, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, ताकि जो नेक्स्ट जब हम कोड को मॉडिफाई करें तो आपको पिछला कोड याद रहे कि हमने ये वजह से इसको मॉडिफाई किया। अब आ जाइए, वेट का नाम से क्लास बना दी है, दो वेरिएबल्स हमने दे दिए हैं किलोग्राम और ग्राम के नाम से, केजी एंड जीएम के नाम से। तो कॉन्सेप्ट फौरन हमें ये समझ आ रहा है कि किलोग्राम और ग्राम में हमारे पास कुछ डेटा चल रहा होगा जिसको हमें यकीनन ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ उसमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कर क्या रहे हैं। सबसे पहले तो हमने इस केजी और जीएम को इनिशियलाइज कर दिया है बाय यूजिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब हमें कोड समझ आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं इसमें। हमने वेट को इनिशियलाइज कर दिया, जो भी वेरिएबल में पहले से जो भी डेटा रखा हुआ है कंस्ट्रक्टर ने उसको 0 कर दिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास, अच्छा, कंस्ट्रक्टर की पहचान ये होती है कि इससे पहले कोई वाइड नहीं होता, कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, नाम बिल्कुल क्लास का सेम होता है और राउंड ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की पहचान ये होती है कि इसमें भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, क्लास का नाम और वेरिएबल का नाम सेम होता है, फंक्शन का नाम और क्लास का नाम सेम होता है, और इसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं। ये आपके पास डिफॉल्ट है विथ नो पैरामीटर्स, और एक भी पैरामीटर डाल देंगे तो पैरामीटराइज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका क्या काम नजर आ रहा है हमें कि कंस्ट्रक्टर, इस कंस्ट्रक्टर का काम क्या है कि क्लोज के अंदर जो डेटा रखा हुआ है वो केजी में डाल दो, ग्राम्स के अंदर जो डेटा रखा हुआ है वो जीएम में इक्वेट कर दो, असाइन कर दो, ठीक है। पहले हमने 0 0 असाइन करवाया था, अब हम कह रहे हैं कि जो भी इनपुट है, यूजर ने कोई इनपुट दिया होगा, वो इनपुट कहीं पे रखा हुआ होगा, उस जगह का नाम है क्लोज। यूजर ने एक और कोई इनपुट दिया हुआ होगा जो रैम ने ग्राम्स के नाम की वेरिएबल में रखा हुआ होगा। तो जो भी डेटा यूजर ने भेजा है उस डेटा को केजी कर दो, और जो भी डेटा यूजर ने ग्राम्स के नाम से भेजा हुआ था उसको जीएम में असाइन कर दो। आगे बढ़ते हैं। यूजर से इनपुट ले लो, यूजर से हमने बोल दिया भाई किलोग्राम इंटर करे, केजी में हमने डाल दिया, यूजर को हमने बोला ग्राम्स इंटर करे, वो जीएम में डाल दिया, ठीक है। कोई भी दो वेरिएबल्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी असाइन किए हुए। आगे बढ़ते हैं। प्रिंट का काम क्या है कि केजी प्रिंट कर दो क्या बन रहा है और ग्राम प्रिंट कर दो क्या बन रहा है, ठीक है। सिंपल कोड है, इस वक्त इसमें कोई ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं किया है। अब आ जाइए मेन में, हमें ऑपरेटर ओवरलोड करने की जरूरत क्यों पड़ेगी। अब क्लास, ये जो कोड आपको नजर आ रहा है मेन में, W1 एक ऑब्जेक्ट है, W2 दूसरा ऑब्जेक्ट है, W3 तीसरा ऑब्जेक्ट है। चूंकि इन दोनों के साथ पैरामीटर्स हैं तो ये यकीनन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। ये जो W3 है ये नॉन पैरामीट्रिक है, या जो भी इसका काम है वो हम आगे डिफाइन कर रहे हैं। अब क्लास लिसन और लास्ट लाइन को जरा गौर से सुनिए। यहाँ पे आपको लाइन नजर आ रही है W3 इक्वल्स टू W1 प्लस W2। मैं सिंपल ये चाह रही थी कि किलोग्राम का डेटा दोनों का आपस में प्लस हो जाए और ग्राम्स का डेटा आपस में प्लस हो जाए। अब ये जो है मेरे पास 5 और 450, 5 मैंने एज अ किलोग्राम भेजा है, 450 एज अ ग्राम्स भेजा है। एक ऑब्जेक्ट W1 है जिसमें दो डेटा रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट W2 है जिसमें दो क्या डेटा रखा हुआ है, 6 और 720। तो यानी कि दोनों ब्रैकेट्स का फर्स्ट डेटा किलोग्राम है और सेकंड डेटा ग्राम्स का है। मैं ये चाह रही हूं कि इनके किलोग्राम्स आपस में ऐड हो जाए, इनके ग्राम्स आपस में ऐड हो जाए। जब मैं कंपाइलर को कह रही हूँ कि W1 दोनों ऑब्जेक्ट्स को प्लस कर दो, आपस में W1 और W2 को ऐड कर दो, तो ये मुझे यहाँ पे कंपाइलेशन या बिल्ड के दौरान मुझे यहाँ पे रेड लाइन दे रहा है। गौर से देखिए, आपको स्लाइड में नजर आएगी ये रेड लाइन कंपाइलेशन के दौरान। इसका मतलब ये है जब मैं इसको कंपाइल कर रही हूँ, बिल्ड कर रही हूँ, तो मेरे पास एरर इस नाम से आ रहा है। एरर पढ़ने भी आना चाहिए हमें, तो वो एरर मैंने लिख दिया ताकि हम इसको पढ़ लें। नो ऑपरेटर प्लस प्लस इसके नीचे आ रहा है, ठीक है। नो ऑपरेटर प्लस मैचेस दिस ऑपरेंड, यानी कि प्लस मेरे पास कोई ऐसा ऑपरेटर नहीं है जो इस टाइप के ऑपरेंड्स को ऐड कर सके। किस टाइप के? ऑब्जेक्ट्स को। अगर मैं इसको एज एन ऑब्जेक्ट पास नहीं करवाऊं, मैं एज एन इंटीजर पास करवाऊं, मैं कहूं कि इंट, यहाँ पे मैं लिख दूं इंट W1 इन W2, W1 और W2 को तब तो ये ऐड कर लेगा जब ये एज एन इंटीजर होंगे। लेकिन जब मैं इसको कह रही हूँ एज एन ऑब्जेक्ट इनको ऐड कर दो, पूरे W1 को पूरे W2 से ऐड कर दो, तो ये कह रहा है कि मेरे पास ऐसा कोई ऑपरेटर प्लस का मौजूद नहीं है। जो ऑपरेंड्स वो होते हैं जिनको आप ऐड कर रहे हो या जिन पे आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो,
तो ऐसे कोई ऑपरेंड्स नहीं है मेरे पास, या ऐसा कोई ऑपरेटर नहीं है मेरे पास जो इस टाइप के ऑपरेंड्स को ऐड कर सके जो कि ऑब्जेक्ट हो W1 एंड W2। तो मैं इसको करूंगी तो कंपाइल नहीं होगा, मुझे एरर देता रहेगा। जब तक मैं इस एरर को रिमूव नहीं कर दूंगी, सही नहीं कर दूंगी, ये रन नहीं होगा। तो यकीनन मुझे इसको सही करने की ज़रूरत है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग की हमें वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है जब सिंपल बिल्ट इन डेटा टाइप्स के अलावा, जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं उनके अलावा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पा रहा हो, तो हम क्लास बनाते हैं। उस क्लास में फिर हम अपने हिसाब से ऑपरेटर को रीडिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे मैं क्लास को होल्ड कर रही हूँ और उसके बाद मैं जो है लिंक भेजती हूँ आप लोग को जूम का, और हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे।